हाँ, मोक लगा रहा हूँ। मोक लगा रहा हूँ। हेलो, मोक लगा रहा हूँ भाई। मोक लगा रहा हूँ। एक प्री मोक क्वेश्चंस, एक मोक के क्वेश्चंस एंड एक पोस्ट मोक क्वेश्चंस, ये तीनों चीजों की मैं इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा भी ऐसे टाइम कम बचा, वो चला गया लंबे लंबे मेथड पे, वो घबरा गया और वो लंबे लंबे कि सर हमें कितना कंटेंट पढ़ने के बाद मोक स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमें मोक कहां से लगाना चाहिए और मोक कैसे लगाना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन, मोक के बाद एनालिसिस कैसे करें। यहां पे आपको एक रामबाण स्ट्रेटजी देने वाला हूं। आप कोई भी एग्जाम दो, अगर ये तरीका आप फॉलो करते हो 100% आपको उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मॉक टेस्ट को लेके जितने भी डाउट है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पे आने वाला दूसरा कमेंट यही होता था कि सर मॉक टेस्ट को लेके हमारे जितने भी डाउट है उस पे एक वीडियो बना दो। दोस्तों, मैंने 40 से ज्यादा एग्जाम अटेंड करे, लगभग 80% एग्जाम क्वालिफाई करे हैं और कई सारे एग्जाम की फाइनल लिस्ट में नाम आया है। वो मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो करी है, प्लस मैं 6 साल के अपने टीचिंग करियर में मैंने जो बच्चों को गलतियां करते देखा है, जो भी मिस्टेक्स मैंने अब तक उन बच्चों में देखी है, प्लस जो स्ट्रेटजी मैंने बताई और उनसे कोई सक्सेस हुआ है, उन सभी चीजों के मेरे एक्सपीरियंस पे मैं ये वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुझे उनमें अक्सर 3 टाइप के क्वेश्चंस नजर आते हैं। एक प्री मॉक क्वेश्चंस, एक मॉक के क्वेश्चंस एंड एक पोस्ट मॉक क्वेश्चंस। ये तीनों चीजों की मैं इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगा। क्लियर है बात? पहला क्वेश्चन मॉक से पहले के लिए है कि सर हमें कितना कंटेंट पढ़ने के बाद मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी हमें कब से मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमें मॉक कहां से लगाना चाहिए और मॉक कैसे लगाना चाहिए, यानी मॉक लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे रेलवे का या एसएससी, बैंक या डिफेंस, सभी एग्जाम के लिए मैं यहां पे आपको एक रामबाण स्ट्रेटजी देने वाला हूं। आप कोई भी एग्जाम दो, अगर ये तरीका आप फॉलो करते हो 100% आपको उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी तैयारी में। एंड थर्ड क्वेश्चन, मॉक के बाद एनालिसिस कैसे करें, कितनी देर लगाएं, एनालिसिस करें कि नहीं करें। तो दोस्तों, जितने भी एग्जाम है, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक या डिफेंस का कोई एग्जाम है या कोई नीट जेडब्ल्यू कुछ भी, मॉक टेस्ट तो सभी में देने पड़ते हैं जितने भी वनडे एग्जाम है। तो मेरा ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट आप देते हो उसके रूट कोज को आपको समझाएगा, प्लस सबसे बेहतरीन तरीका आपको समझाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो वीडियो आपको अच्छे से देखना है और आपको जो जो मैं बातें बता रहा हूं पेन को भी लेके बैठना है और आपको नोट करते जाना है हर एक मेरी बोली हुई बात, तभी इस वीडियो का कोई सेंस है। अच्छा, आप में से अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन पे अगर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि हाँ भाई मेरी वीडियो आ गई है। अगर वीडियो ठीक लगे तो उसे लाइक करो। कोई भी तरह का डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट रहेगा, इनफैक्ट मैं आगे कुछ क्लासेस लूंगा, स्टार्ट करूंगा जल्दी आपकी, वो सारा कंटेंट भी मैं आपको इस पे प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लस अभी मैं इस वीडियो में आगे कुछ शीट की बात करूंगा, जैसे कि आपको मॉक के बाद एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी शीट भी मैं इसमें आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो आप इस चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला सवाल क्या है कि सर मॉक से पहले की चीज कि कब हमें मॉक लगाना चाहिए। साहब, मॉक लगाने के लिए कई लोग तो कहते हैं पूरा सिलेबस करूंगा उसके बाद मॉक स्टार्ट करूंगा। प्यारे बच्चे, लगभग 8 से ज्यादा साल हो गए हैं मुझे कंपटीशन वर्ल्ड में, और 6 साल तो पढ़ाते भी हो गए। आज तक मेरा मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मैथ्स का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूं। मेरा कभी आज सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी तक। मेरे कई सारे एग्जाम में मैं ऐसे सवाल देख लेता हूं जो मुझे पहली बार देखने को मिलता है, जिसका तोड़ मेरे पास देखते ही नहीं होता है। मुझे उस पर सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, कई सारे रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सिलेबस किसी का पूरा होता ही नहीं है। बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने एक बात कही थी कि
अगर मैं पूरी जिंदगी खपा लूं तो मैं मैथ्स का 1% हिस्सा भी पढ़ नहीं सकता, और उतनी जिंदगी में कम से कम 5% ज्यादा मैथ्स बढ़ चुकी होगी और क्रिएट की जा चुकी होगी। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में ये ना सोचे कि मैं सिलेबस पूरा करके ही मॉक लगाऊंगा। बहुत ही गलत माइंडसेट रहता है, और इस माइंडसेट से मैंने 90% बच्चों को गुजरते देखा है। 10% कौन से हैं जो बेचारे सिंपल स्ट्रेटजी से आते हैं, सिंपल माइंडसेट के साथ आते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार वाले नहीं होते, जैसा टीचर कहता है वैसी बात मान लेते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई अब मॉक लगाना शुरू कर दो, वो शुरू कर देते हैं। वो 10% बच्चे होते हैं। बहरहाल मूक लगाना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए जब आपका 20 से 30% सिलेबस हो जाए। यानी अगर किसी एग्जाम के लिए आपके 20 टॉपिक है तो आप 4 से 5 टॉपिक हो जाए, स्टार्ट कर दो मूक लगाना। उससे क्या होगा ना, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। सबसे पहला तो जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे सवाल बनता कैसे है, क्या जो सवाल आपने पढ़े हैं उनमें से कुछ आ रहा है, किसी पर्टिकुलर सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जैसे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या उनका पढ़ाया हुआ कंटेंट रेलेवेंट है। अगर जीके की बात करूं तो जीके में जब पहली बार बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर सवाल आता कैसा है, इसमें से पूछा क्या जाएगा। तो जब आप साथ में ही मोक लगाओगे, और मैं नहीं कह रहा कि आप फुल मोक ही लगाओ, इनिशियल फेज पे आप फुल मोक मत लगाओ, मैं बताऊंगा कि मोक कैसे लगाने वाले सेक्शन में मैं बताऊंगा कि मोक कौन से लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए। इसलिए अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप उस टॉपिक पे भी सेक्शनल मोक लगाओ, टॉपिक वाइज मोक लगाओ, क्विज लगाओ, जिसे आप क्विज कह सकते हैं। बट आप जब क्विज लगाते हैं तो मैथ्स में क्या फायदा होता है कि आप उन चीजों को कम टाइम में करने की कोशिश करते हैं, प्लस आपको जीके और इंग्लिश में यह पता चलने लगता है कि सवाल पूछा क्या जाता है। रीजनिंग के अंदर आपको यह समझ में आता है कि जो लॉजिक हमने कुछ देखे हैं क्या वो लॉजिक हम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला तो फायदा क्या होगा स्मोक स्टार्ट करने का, कि जिस भी कंटेंट या सोर्स से आप पढ़ रहे हो या टीचर से पढ़ रहे हो उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितना आपको उन पर रिलाय करना चाहिए, यानी उनका कंटेंट कितना आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है एक्चुअल में, वो चीज आपको समझ आएगी। प्लस अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये बड़ा मुद्दा क्लियर होगा। तो बात क्लियर होनी चाहिए सर, 20 से 30% अगर मेरा सिलेबस कवर होता है तो मैं मोक लगाना स्टार्ट कर दूंगा। अब हो सकता है आप पर्टिकुलर टॉपिक की क्विज लगा रहे हो, वो भी अच्छी बात है। आप टाइप वाइज लगा रहे हो, यानी एक ही टॉपिक के सारे सवाल आ गए, या कुछ पर्टिकुलर मैथ्स के लिए लगा रहे हो, इंग्लिश का अलग लगा लिया, मैथ्स का अलग लगा लिया, बट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। यहां पे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। आपके कोई कहेगा कि सर मैंने मोक लगाया 200 या 100 में से मैंने तो 20% स्कोर किया, 30%, भाई तूने पढ़ा इतना है, जितना तुम पढ़ रहे हो उतना तुम स्कोर कर रहे हो, इसमें डरने वाली क्या बात है। जितना पढ़ा है उससे कम भी स्कोर कर रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा है गलती कहां हो रही है, हाँ या ना। तो आप जितना जल्दी मॉक स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको ये कंपटीशन समझ में आएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं प्यारे दोस्त कि वो 1.5-2 साल से तैयारी करे जा रहे हैं, इवन दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट द एग्जाम, कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, बस गधे की रेस से पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, बोरिंग भी लगता है वो। ये ठीक वैसा सा है कि आप कभी टीचर से पढ़ने लगे और टीचर ने 3-4 महीने तक कोई क्लास टेस्ट नहीं लिया, आपको याद होगा क्लास टेस्ट के बिना कभी भी आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। 2-4-5 बच्चों को छोड़ दूं तो कोई भी बच्चे क्लास टेस्ट के बिना पढ़ते ही नहीं है। तो ये ठीक है वैसा ही है कि कोई टीचर आपका कभी टेस्ट नहीं ले रहा, और आपने नोट किया होगा जो टीचर ज्यादा टेस्ट लेते थे उनका सिलेबस पहले कवर हो जाता था, एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम कम होती थी, जोर कम आता था उसको कवर करने में। वैसा ही ये है, यहां पे चूंकि कोई टीचर आपको फोर्स नहीं करेगा, अब सब कुछ आप पे है, तो आपको वो क्लास टेस्ट यानी वो टॉपिक वाइज कह लो, सब्जेक्ट वाइज कह लो, वो खुद को ही करते रहना है टाइम टू टाइम, यानी मॉक टेस्ट खुद को ही देते रहना है और खुद को जज करते रहना है कि मैं पढ़ रहा हूं वो सही है क्या, क्या मेरे कुछ समझ में आ रहा है, क्या क्या मैं एग्जाम के सवाल बना पा रहा हूं, क्या मेरी जीके के अंदर जो पढ़ने कंटेंट की रेलिवेंसी है कि नहीं है, इंग्लिश में मैं जो रूल सीख रहा हूं उनको मैं अप्लाई कर पा रहा हूं क्या, रीजनिंग के जो मैं लॉजिक इतने मैंने सीखे हैं क्या वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूं। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी दोस्त। इतना बता रहा हूं क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज पे 2-2 4-4 10-10 वीडियो नहीं बनाता व्यूज के लिए। एक वीडियो बनाऊंगा भले ही वो कितना ही बड़ा हो जाए, देखो वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन मैं आपको हर एक बात बता दूंगा। इसमें बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही,
अभी हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि सर मॉक कहां से लगाएं। तो दोस्तों देखो, यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं कि सबसे पहले तो आप कभी भी मॉक लगाते वक्त ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से लगाते हैं। अभी जब आपने कोर्स लिया है, बुक्स खरीदी, इतना सारा पैसा खर्च पहले से कर दिया, तो मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन दिलाने के अंदर सबसे बड़ा रोल जो लास्ट में प्ले करता है वो मॉक ही है। मॉक आपको कम से कम एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म से लगाने चाहिए। रीजन इसका यह है कि आप कभी भी एक ही प्लेटफॉर्म के सारे मॉक लगाते हो साल 6 महीने, तो होता क्या है कि आप उस इंटरफेस से इतने ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो कि आखिर में आप जब एग्जाम में बैठते हो वहां थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस मिला आप कंफर्ट नहीं रहते हो, क्योंकि आप उस एक ही इंटरफेस में बार बार लगाने के हैबिचुअल हो गए थे। इसलिए एक से दो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अभी यहां पे एक ऐप बताता हूं मैं आपको, प्रेप, PREPP। यहां पे आप मॉक लगा सकते हो, सारे एग्जाम चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सभी के एग्जाम मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक ऐप पे भी मॉक लगा सकते हो। डिफरेंस क्या है, देखो देखो पीवाईक्यू तो दोनों में सेम रहेगा। दोनों क्या, दुनिया के कोई भी वेबसाइट आएगी सभी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे। इसके अलावा इनके जो इंडिविजुअल मॉक होंगे तो आपको वो इंडिविजुअल मॉक लगाते रहना है। उससे क्या होगा, दो अलग अलग ऐप पे लगाते हैं तो आपको चीजें क्लियर होती रहती है कि करंट अफेयर किसमें कितना रेलेवेंट है, किसमें कितना कम है, क्योंकि मैंने दोनों की लगा के देखे हैं। अब प्रेप ऐप काफी स्मूथ है, इसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग क्विजेज हैं, लाइव मॉक भी आते हैं और करंट अफेयर्स की अलग अलग क्विजेज हैं हर एक सब्जेक्ट की, और कोई भी पेपर हो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस अलग अलग मॉक टेस्ट अच्छे से बना रखे हैं। तो आप दो प्लेटफॉर्म को इनको यूज कर सकते हो। प्रेप ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो इसका सब्सक्रिप्शन रहता है 1 साल का, वो 249 का रहता है। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो PUSHPA20 तो आपको ये 20% ऑफ के साथ लगभग 199 में पड़ जाएगा। दो खर्चे ही ऐसे हैं जो स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न देता है। कौन कौन से, एक तो लाइब्रेरी का और एक मॉक टेस्ट का। लाइब्रेरी के 500 रुपए कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर देवे कि नहीं देवे, मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप 5-6 हजार रुपए रूम के खर्च करते हो, लास्ट में उस 500 रुपए में आप सोचते हो कि लाइब्रेरी के पैसे फालतू में लग रहे हैं, उन 5,000 को भी वेस्ट कर देते हो अगर आपने वो 500 देने से हाथ खींच लिया, वहां पे नहीं दिया। ठीक वैसे ही आपने इतनी सारी पढ़ाई करी और मॉक में आप कंजूसी कर रहे हो, तो वो बहुत सही चीज नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मॉक जी भर के देने चाहिए। मॉक ही आपको एक्चुअल में बताता है कि सही रास्ता और जल्दी रास्ता क्या है और कहां गलतियां हो रही है, कौन है जो रास्ते से रोक रहा है। तो ठीक है, क्लियर है बात कि आप दो इंटरफेस यूज कर सकते हो। जो प्रेप ऐप मैंने बताया इसको मैं कमेंट पे पिन भी कर दूंगा, ठीक है, और कूपन कोड भी वहीं पे पिन कर दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूंगा। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि सर मॉक कैसे लगाएं। ये बहुत ज्यादा एक बड़ा सवाल है। मेन मुद्दा ही ये है, आपको ये आना चाहिए मॉक कैसे लगाएं, देन मॉक का एनालिसिस कैसे करें। अब देखो मॉक कैसे लगाएं, तो बेसिकली मॉक लगाने के लिए जनरली जब आप मॉक स्टार्ट करते हो आपको जो सवाल आते हैं, अटेंड करते हैं, ये सब बताते हैं आपको कि जो आए वो अटेंड करो, जो नहीं आए वो मत करो। ये तो यार एक एग्जाम हो गया ना। फिर एग्जाम में ये सेम चीज करनी है कि जो आता है वो अटेंड करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। मॉक और एग्जाम में कुछ तो फर्क होगा। बात समझो, जब आप शुरू शुरू में मॉक लगा रहे हो, आप इनिशियल स्टेज पे हो, तब आपको क्या करना चाहिए, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं वो ध्यान देना। कि जैसे आप मान लीजिए जीएस अटेंड कर रहे हो या इंग्लिश अटेंड कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है ना, जीएस में और इंग्लिश में आपको कुछ लोग कहते हैं ना एस्टिमेटेड रिस्क, यानी तुक्का नहीं, बिल्कुल आंखें बंद करके जय हनुमान जय बालाजी ऐसा करके नहीं। आपको एक वर्ड बोलते हैं कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड रिस्क, यानी ऐसी रिस्क जो बिल्कुल तुक्का ना हो लेकिन सोच समझ के टॉपिक को पूरा देख के फिर ली जाए। वो लेना आपको मॉक में सीखना है। यानी आपको ये देखना है, मान लो कोई सवाल आपको आ ही नहीं रहा, बिल्कुल आपको याद नहीं है, अब आप क्या करोगे, तब आपको यार ये देखना है कि ये वाला ऑप्शन, यानी मान लीजिए डेट या टाइम की बात है तो आप देखोगे कि यार ये पीरियड तो बिल्कुल भी इसके पास में ही नहीं है, ऊपर नीचे बिल्कुल करीबी नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये टाइम, तो क्या इस टाइम में ये हो सकता है, ऐसे एलिमिनेट करना सीखना है। अब यहाँ पे दो अलग अलग बच्चों की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। कोई यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेने में बहुत माहिर हो सकता है, तो कोई थोड़ा उतना ठीक नहीं है। तो यहां पे फिर क्या है, जब एक्चुअल एग्जाम देते हैं तो उसको ये एक्सपेरिमेंट पहले ही करके देख लेने हैं कि मेरे जो ये एस्टिमेटेड रिस्क कह दो या फिर जो सोच समझ के लिया हुआ तुक्का कह दो,
ये कितना मेरा सटीक बैठ रहा है, मेरी इसमें सक्सेस परसेंटेज कितनी है, वो डिसाइड करेगा कि फिर एग्जाम में आपको इसे दोहराना है कि नहीं दोहराना। कई बच्चे काफी ठीक इसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो उनको फिर एग्जाम में ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन किसी का हर बार ये ऐसा हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा इसमें अच्छा नहीं सोच पा रहा है, तो उसको एग्जाम में ये करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये फिर उसके लॉस ही करवाएगा। तो यार मेरी बात समझना, मैं हर एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं जो बहुत ही कम लोग बताते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, तो यहां पे बच्चे एक गलती करते हैं, जब पढ़ते हैं तब वो 10 तरीके की ट्रिक सीखते हैं। इस एक ही टॉपिक के कई सारे सवाल टीचर से ये पूछेंगे, सर ऐसे कर लिया तो, सर ऐसे कर लिया तो। मैं पढ़ा रहा हूं ना इतने टाइम से, मुझे पता है, मैं उनको एक सिंपल सा तरीका देता हूं कि यार इस सवाल को ऐसे कर लो। भाई वो क्या पूछेंगे, सर इसमें ये चेंज कर दिया तो, इसमें ऐसा कर दिया तो, मैंने तो एक ये ट्रिक निकाल ली, सर आपने तो ये ट्रिक बताई थी, मैंने तो इसकी और शॉर्ट आपसे भी शॉर्ट निकाल ली। यहां तो बहुत सही वो काम कर रहे हैं, बट जब भी वो एग्जाम में बैठते हैं ना, वहां पे वो प्यारा भोलू सा बच्चा कैसे सवाल को करता है, गोबू की तरह। यानी वहां पे वो चला जाता है, जैसे ही उसको नहीं आया वो चला गया भाई एकदम बेसिक पे। जैसे ही वो थोड़ा सा भी ऐसे टाइम कम बचा, वो चला गया लंबे लंबे मेथड पे, वो घबरा गया और वो लंबे लंबे मेथड पे। यहाँ पे क्यों घबराना भाई, वो है ना ये तो, यहाँ पे एग्जाम है क्या ये, किस चीज की घबराहट? यहां पे चीजें, वो जो चीजें तुम मुझे क्लास में बोल रहे थे कि सर ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, जितनी भी ट्रिक तुमने सीखी, जितनी भी ट्रिक तुम बना रहे थे, जितनी भी ट्रिक तुम्हें लग रही थी कि हो सकती है, वो सब मोक में अप्लाई करके देखनी है। वो सारी ट्रिक तुम्हें मोक में ही सोचनी है, फिर से अप्लाई करनी है। जितनी शॉर्ट अप्रोचेस पढ़ी थी या कोई नई अप्रोच समझ में आ रही है, वहां मोक में इनिशियल स्टेज की बता रहा हूं, जब एग्जाम 2-3 महीने बाद हो, वहां पे वो तरीके ट्राई करने से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि यहां पे अगर आपने ट्रिक को अप्लाई ही नहीं करना है, तो क्यों बार बार वहां पे अलग अलग चैनल पे अलग अलग टीचर से अलग अलग चीजें पूछ रहे थे, कर रहे थे, इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? खैर ट्रिक या शॉर्ट तरीके तो आपको सीखने ही चाहिए ना, बट आप जब घबराते हो तो आप रेशियो पे चले जाते हो भाग भाग के, आपने जो भी तरीके सीखे थे वो अप्लाई नहीं कर रहे। प्यारे बच्चे, मेरा कहने का मतलब है, जितने भी आपने आसान तरीके सीखे हैं, MOOC is the best place to try that, to apply that. Yes or no? तो ये करके देखना है प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है? तो MOOC देने का ये एक तरीका है। प्लस अब सीक्वेंस क्या रहती है, कई बच्चे पूछते हैं सर मैं किस सीक्वेंस से दूं, तो यार वो देखो सबका अपना अपना सीक्वेंस होता है। एक आइडियल सीक्वेंस कुछ लोग कहते हैं, बट आइडियल जैसा इसमें कुछ नहीं होता, कोई कैसे भी लगाए। जैसे मैं जब एसएससी के मोस्टली एग्जाम दिया करता था, क्योंकि सीडीएस के अंदर तो सारे एग्जाम ही अलग थे, इंग्लिश का अलग था, मैथ्स का अलग था, जीके का अलग था। एसएससी की मैं बात कर लेता हूँ, रेलवे की बात कर लेता हूँ, रेलवे तो दिया और हो गया सारे, क्योंकि बाकी एग्जाम सीडीएस वगैरह के लिए इतना पढ़ लिया था। तो जब एसएससी के मैं देता था, तो मेरे एक ज्यादातर बच्चों को मैं यही बोलता था कि मोस्टली एक हैबिट होती है कि 20 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं, प्री की बात कर रहा हूँ, कि इंग्लिश और जीके को खत्म कर दे। पीछे के 40 मिनट बचते हैं, उसमें रीजनिंग देन मैथ्स, या कुछ पहले मैथ्स करते हैं फिर रीजनिंग करते हैं। मैंने तो अक्सर ही मैथ्स लास्ट में करी है, क्योंकि अगर 1 मिनट या 30 सेकंड या 20 सेकंड ही बचा और 2 सवाल भी बचे, तो देखते ही अगर आया तो पता चल जाता है, और छोड़ना भी है तो पता चल जाता है। बट उसमें जैसे अब रेलवे में एग्जाम दे रहे हो, तो रेलवे में भी आप मेरे ख्याल से क्या कर सकते हो, बेस्ट सीक्वेंस मैं नहीं कहूंगा कि एक आइडियल सीक्वेंस है, मैं कहूंगा कि ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं और करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ट्राई करके देखना चाहिए कि सबसे पहले आप जीके को ट्राई करो। जीके को अगर आप मान लीजिए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप जीके को कोशिश करो 10 से 12 मिनट, मैक्सिमम 13-14 मिनट में खत्म कर दो। यानी लगभग मान लीजिए 40 सवाल आ रहे हैं, तो 14 से 15 मिनट में आप खत्म कर दो उनको। ऐसा नहीं कि 40 सवाल के लिए आप सोच रहे हो 25 मिनट। आप यूपीएससी के यहाँ पे ऐसे नहीं है कि 4-4 5-5 यहाँ पे लाइन के स्टेटमेंट अलग अलग होंगे, उसके बाद उनपे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, या 1 2 3 3 2 1 ऐसे अलग अलग इतने सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आते हैं जीके के। सिंपल वन लाइनर आते हैं, हार्डली 4 या 5 सवाल टीसीएस डालने लगा है ऐसे सवाल। तो आप 15 मिनट में कवर करने की सोचो, यानी 90 में से 15 चला गए तो 75 बच गया। अब 75 मिनट को आप रीजनिंग, मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे पहले करते हैं, कुछ बच्चे बाद में करते हैं। अब यार देखो पर्सनल चॉइस है, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ हर चीज। तो मेरे हिसाब से तो मैं मैथ्स को लास्ट में ही रखूंगा, ताकि पहले मैं रीजनिंग वगैरह करने के बाद, अब मैथ्स में मुझे कम टाइम मिले तो भी मैं कर सकता हूँ, और ज्यादा टाइम मिल गया तो मैं रीजनिंग में वापस आ जाऊंगा, है ना, लॉजिक में उलझे बिना। तो ये आपका पैटर्न रहता है, बट जीके को सबसे पहले कर लो।
मैं मेरा तरीका बताऊं तो रीजनिंग को पहले करने का रीजन ये है कि उस पर 2 बार घूम सकता हूं। कई बार लॉजिक पहली बार में समझ नहीं आता और हम उलझ जाते हैं। उलझना गलत है। अगर हम फिर से मैथ्स करेंगे फिर उस लॉजिक पे आएंगे, जैसे एनालॉजी हो सकती है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, सेकंड टाइम उस लॉजिक को देखते हैं तो बड़ा ही इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कीजिए। जितनी भी चीजें आपने सीखी मॉक में अप्लाई कीजिए। मॉक टेस्ट है, ये एग्जाम नहीं है। मॉक को इतना लाइट नहीं लेना है कि आप 4 बार मैसेज चेक कर रहे हो। हाँ, मॉक लगा रहा हूं, मॉक लगा रहा हूं, हेलो मॉक लगा रहा हूं भाई, मॉक लगा रहा हूं, मतलब एक पहली बार मॉक लगा रहे हैं ना बच्चा। बढ़ाई, ओ हो मैं तो मॉक लगा रहा हूं, बढ़ाई ऐसे पता नहीं क्या। हर कोई फोन आ गया अटेंड कर लिया फिर बोल रहा है मॉक लगा रहा हूं। ऐसा मॉक नहीं होता है। अभी मैं वीडियो कैसे बना रहा हूं, फोन को फ्लाइट मोड पे डाल के। मैं मॉक भी लगाता था तो फोन को फ्लाइट मोड पे डाल के। तो अगर आप कहोगे कि सर फिर इंटरनेट कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हम तो लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूट का वाईफाई यूज कर लिया करते थे। अगर आपके पास ऐसी चीज है तो आप उसको साइलेंट रखो, है ना। साइलेंट रखने के बाद ही आप मॉक लगाओ और ये कसम खा लो कि चाहे किसी का भी कॉल आए अटेंड नहीं करना है अनटिल और अनलेस कि आपको लगे कि कोई खास स्थिति में उलझे हुए हो फैमिली को लेके, तो बात अलग है। वरना कभी भी मैं मुख सच में बहुत सीरियस होकर लगाया करता, मतलब रूम पे कोई बात भी करता तो मैं ऐसे चिल्ला देता हूं उन पे कि तो मुख लगाते टाइम तुम्हें पूरा कॉन्सेंट्रेट होके लगाना है, सीरियस होके लगाना है। ऐसे वो कम से कम ये एनवायरमेंट तो एग्जाम वेला ही फील करना है कि भाई मैं एग्जाम में ही बैठा हूं, कोई भी बात करे तो नहीं, पूरा रूम बंद करके, कोई भी बीच में बतला नहीं सकता, चाहे घर वाले हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, सबको बोल दो। सोना बाबू सबको मना कर दो कि भाई शेर अभी मौक लगा रहा है, हाँ या ना। शेरनियां भी अभी कहोगे सर आप सिर्फ शेरों का बोल रहे हो। आपको मोक लगाते वक्त फिजिकली पूरा का पूरा सीरियस रहना है, सारी चीजों से बिल्कुल हटकर ध्यान एक मोक में। लेकिन मोक जब लगा रहे हो तो उसमें सवालों के साथ खेलो। कभी इस सेगमेंट को अटेंड किया, कभी इसको, 2 4 5 बार करो तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ यार मैं इस तरह से बार बार कर रहा हूं तो गलती हो रही है, लेकिन इस तरह से मेरे सही जा रहा है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट वो सारे आपको करने चाहिए। बात क्लियर हो रही है? ये मोक लगाने का एक तरीका है जिसमें स्टार्टिंग में ऐसे लगाना। अब जैसे जैसे आप 5 7 10 मोक लगाते हो आप फिक्स एक पैटर्न में चले जाते हो, अपने आप ही आपको समझ में आने लगता है कि विच इज द बेस्ट वे फॉर मी, एंड देन यू विल हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। आप अपने आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे, फिर आपका वही एक पैटर्न खुद का डेवलप हो जाएगा। आप अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले जीके लगाऊंगा, पहले मैथ्स लगाऊंगा, पहले रीजनिंग लगाऊंगा, पहले इंग्लिश लगाऊंगा, पहले कंप्यूटर लगाऊंगा, व्हाटएवर। आप उसी पैटर्न को अपने आप फॉलो करते जाओगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, सही से लगा रहे हो, आपका खुद का इनर सेंस कहेगा कि हे पुष्पेंद्र तेरे लिए ये तरीका, ये मार्ग उत्तम है। बात क्लियर हुई? अब हम चलते हैं तीसरे पे, पोस्ट मोक टॉक। पोस्ट मोक टॉक मीन्स एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज मोक इन द बेस्ट वे। सबसे पहले तो एनालिसिस में देखो, आपको एक एक्सेल शीट तैयार कर लेनी, आप खुद करवा रहे तो ठीक है, वरना ई मित्र पे जाके किसी भी दोस्त से या बाहर से करवा लो। 10 रुपए का प्रिंट आउट लेना है। किस चीज का प्रिंट आउट लेना है कि आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उतने अलग अलग कॉलम, अलग अलग बना लो, टेबल बना लो। और मोक 1, मोक 2, मोक 3, मोक 4, मोक 5, मोक 6, या ऊपर लिख दो मोक 1, मोक 2, मोक 3, मोक 4, और यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट लिख दिए। अब जो भी मोक आप जैसे ही दे दिया उन सबके मार्क्स वहां पे लिख दो। एक कॉलम बना लो परसेंटाइल का। परसेंटाइल क्या होता है प्यारे बच्चे? जब मोक लगाओगे ना तो एक वक्त ऐसी स्थिति आएगी कि एक दिन तो 100 में से मार्क्स आए 70, एक दिन मार्क्स आए 45, एक दिन 200 में से मार्क्स आ गए 149, दूसरी बार आ गए 117। हे पार्ट्स, ये परिवर्तन कैसा? दोस्त यहां पे मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। किस दिन कितना डिफिकल्ट था, किस दिन कौन सी चीज कितनी रेलेवेंट थी। कई बार जीके बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाती है, कई बार चीजें बिल्कुल आसान आसान या सीधी सीधी सब्जेक्ट में से पूछ ली जाती है। सो यहां तुम्हें देखना है परसेंटाइल। परसेंटाइल का आसान शब्दों में मतलब ये होता है कि तुमसे कितने बच्चे पीछे हैं और तुम कितने बच्चों से आगे हो, और तुमसे आगे कितने बच्चे हैं, यानी तुम ओवरऑल जितने लोग हैं उनमें तुम्हारी रैंक क्या है।
उस रैंक को सीधे रैंक में नहीं बोल के परसेंटाइल में बोल देते हैं। यानी 95 परसेंटाइल का मतलब है तुम 95% बच्चों से आगे हो, सिर्फ 5% बच्चे तुमसे आगे हैं। परसेंटाइल देखना हमेशा, ना कि ये देखना कि मेरे मार्क्स कितने। मार्क्स ठीक है करने में, देखने में, बट समझ रहे हो ना मेरी बात। रैंक भी कई बार ये होता ना कि 1 लाख बच्चों में से 6,000 आई, और कोई बच्चा बोलता है मेरी तो 2,000 रैंक आई, अच्छी आई, अब वो 3,000 में से आई 2,000। तो रैंक और इन सब की बजाय जब परसेंटाइल देखोगे तो वो तुम्हें सटीक चीज बता पाएगी। नए बच्चों को मैं बात बता रहा हूँ, पुराने बच्चे इस बात से बोर हो रहे होंगे भाई, पर मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ ना, सबके लिए वीडियो। जहां पे भी पुराने बच्चों को चीजें सिमिलर सी लगे, पता वाले लगे, 2x कर लो या आगे बढ़ जाओ यार, ठीक है। बट वीडियो पूरा देखो, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। इतना मेहनत करके ड्यूटी के बाद रात के 12 बजे 1 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझो बात को। मैं तो सभी को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जब आप एनालिसिस करोगे, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए, अब आपको करना है एनालाइज। तो एनालाइज करते वक्त आप देखोगे हर एक टॉपिक में आप 2 टाइप के सवाल देखोगे, या तो सवाल गलत है या सही है, या ऐसे भी सवाल है जो आपने छोड़ दिए, उन पे बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा गलत और सही सवालों का। तो यार देखो, वैसे उन बच्चों को मैं बता दूं जिनका 30-40% सिलेबस हुआ है और कोई टॉपिक उनके बिना पढ़े हुए टॉपिक से आए हैं, उनकी तो हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे। जब टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो कहां से होगा, शक्तिमान होगा। मुद्दा यह है कि तुमने टॉपिक पढ़ लिया है, स्टिल तुमसे वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। तो वो सवाल जो तुमसे रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, अब वो गलत क्यों हो रहा है? गलत होने की 2 वजह हो सकती है। या तो सवाल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि तुमने परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या ऐसा ही अच्छे से पढ़ा, बट ये सवाल कुछ ऐसा आ गया जो टीचर ने कभी भी उसका इर्द गिर्द ही कुछ डिस्कस नहीं किया था। तो तुम देखोगे जब उसका एनालिसिस, तो तुम पाओगे कि ये सवाल 5-7% लोगों ने ही सही किया है, या 2-4% लोगों ने ही सही किया है। ये शक्तिमान कौन है? ये शक्तिमान है जिन्होंने मेरी तरह बहुत सारी उम्र खपाई है। ये शक्तिमान है जिन्होंने बहुत सारे सवाल लगाए तो ऐसा या सेम सवाल कभी लगा लिया होगा। या ये शक्तिमान है जिन्होंने इतने मॉक दिए कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उन्होंने उस सवाल के लिए 2-3 मिनट बचा लिए, 3-4 मिनट बचा लिए। लास्ट में उनके पास 1 या 2 ही सवाल बचे थे, 55 मिनट या 50 मिनट, जो भी आपका एग्जाम जिसकी भी बात करें उसमें टाइम हो गया था, तो इतना ही बचा था। सॉरी, इतना ही, क्या बोल रहा हूं, फिर भूल गया मैं यार। तो कहने का मतलब उनके पास 3-4 मिनट बच गए थे उस सवाल को करने के लिए, वो उसको टाइम देके किया है। इसलिए घबराना नहीं है कि ये 5% लोग कौन है। तो तुमको उन सवालों के लिए तो फिर एक अलग से नोटबुक रखो, क्योंकि ये सवाल अगर आज बिल्कुल अलग आया है, ये कल भी तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। तो तुम एक अलग से नोटबुक रखनी है और उसमें लिखते जाना है कि ये सवाल बिल्कुल अलग है, यानी ये अपने आप में एक नया पैटर्न है। इस पैटर्न को मुझे पहली बार देख रहा हूं, सही से समझना है, सही से उसको अप्रोच को सीखना है, नोटबुक में अच्छे से लिखना है। बहुत सारे बच्चों को देखा है, मॉक देते हैं, लैपटॉप खत्म, कहानी खत्म, देख लिया कौन सा गलत 2 मिनट में। ऐसे एनालिसिस नहीं होते। हर एक चीज फॉलो करोगे तो बच्चे मजा आ जाएगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी करी हुई मेहनत साकार गई। पूरा एक्सपीरियंस झोंक रहा हूं मैं इस वीडियो में, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट चीज होती है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो नहीं था सर, मेरा टॉपिक तो पढ़ा हुआ था, फिर भी मैंने गलत कर दिया। वहां पे कई सारे की गलतियां होती है। सिली मिस्टेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो स्टार्टिंग में करते हैं, फिर परसेंटेज कम होता जाता है, रेशियो कम होता जाता है। पहले सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती है, फिर कम होती है, कम होती है, और एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छे से 4-5 महीने तक मॉक देते हो, फिर आपकी बिल्कुल मिस्टेक्स होना कम हो जाती है। उनकी बात नहीं कर रहे। आपने टॉपिक तो पढ़ा, बट आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाए, तो आपको उस टॉपिक के, उस कंसेप्ट से इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट है, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। यानी आपके कहीं ना कहीं रिवीजन की कमी रही, और उस कंसेप्ट पे बेस्ड हो सकता है आपने पीवाईक्यू बहुत ज्यादा नहीं लगाए हो, पीवाईक्यू की कमी रही, तो आपको उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थोड़े से पीवाईक्यू फिर से लगाने चाहिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट भी, यानी थोड़े ऊपर नीचे के हैं तो भी देखने चाहिए, क्योंकि उसमें डाउट है तो उनमें भी हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं गलत सवालों पे, इतना आपको करना चाहिए। और हर चीज जो भी गलत है उनको नोटबुक में तो लिखना ही है। आज गलत करा है कल भी करोगे, होता है, अगर आपने उसको नहीं सुधार लिया। देन चलते हैं सही सवालों की तरफ। 95% बच्चे, जी हाँ,
95% बच्चे इवन डोंट केयर अबाउट सही सवाल। भाई सही हो गया ना, अब क्या है भाई, अब भी बहुत कुछ है। हो सकता है वो जो सवाल गलत हुआ ना वो इस सही सवाल की वजह से हुआ। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई, कि भाई सही सवाल की वजह से एक सवाल गलत हो गया। क्योंकि प्यारे बच्चे वो जो सही सवाल हुआ था ना उसमें हो सकता है तुमने 2.5-3 मिनट ले लिए हो, इतना टाइम ले लिया, या उसको इतनी बार 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 अटेम्प्ट करने की ट्राई करी कि तुमने स्ट्रेस ले लिया और तुम अगले सवाल के अंदर फिर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, उसको जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट किया, बार बार 2 बार देखा, तुमको सही से क्लिक नहीं हो पाया। या हो सकता है उसमें तुमने जो अटेंड भी किया उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ डेटा गलत पढ़ लिया पहले वाले सवाल की वजह से। तो यस, सही सवाल माइट बी रीजन दूसरे सवाल के गलत होने के लिए। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, समझ लेना। सही सवाल की वजह से कोई सवाल गलत हो सकता है। अगर तुमने सही सवाल को सही टाइम में नहीं किया, यहां वनडे एग्जाम में आप सवाल करते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी देर में करते हो। अगर मैं आपको रेलवे एसएससी बैंक का पेपर दे दूं तो सुबह दूं तो टिल द इवनिंग, अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है तो आप निकाल लोगे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में करते हो कि नहीं करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम में सही सवाल में भी सही टाइम लेना है। क्या सब बच्चों ने जितना टाइम लिया एवरेज आपने उतना लिया, या उससे बहुत ज्यादा ले लिया, या कम में लिया है? जिसमें भी आपने एवरेज टाइम से बहुत ज्यादा ले लिया है वो सवाल भी मान के चलो गलत है, क्योंकि वो गलत नहीं है तो उसकी वजह से तुमने दूसरा गलत किया है। वही वजह है दूसरे सवालों के गलत होने की। जो शक्तिमान था ना जिसने टाइम बचा लिया था, वो सही सवालों को जल्दी करता है, वो सही सवालों को सही टाइम में करता है। दैट इज वाई ही शक्तिमान। शक्तिमान बनने की वजह उसकी क्या रही कि उसने सही सवालों को, अगर 1 मिनट का सवाल है तो उसने पक्का 50-55 सेकंड में कर लिया, वहां से 5-5 सेकंड चुराई। लगातार 20 सवालों में 5-5 सेकंड चुरा के दोस्त ने 1.5-2 मिनट एक्स्ट्रा चुरा लिए। तो तुम्हें शक्तिमान बनने के लिए सही सवालों को सही टाइम में करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है ना यार मेरी? ये तो मैं मैथ्स रीजनिंग की ज्यादा बातें कर रहा हूं मेरे ख्याल से। जीके की जब आप बात करते हो तो वहां पे अगर आपने सही किया है तो उसकी जब आप एनालिसिस देखोगे तो उसमें बाकी के 4 ऑप्शंस को भी और पूरा सही से थ्योरी बता रखी है। पूरी थ्योरी को अच्छे से रीड करो, उसमें कोई भी अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट चीज है बस मुझे याद नहीं थी, आपने जो सवाल पूछा वो बता दिया, नो डाउट, ठीक है, आपने वो बता दिया। उसके इर्द गिर्द उसने काफी चीजें बताई है एनालिसिस में, आपको उनमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज मालूम नहीं है तो उसको भी नोट कर लो। क्या जा रहा है भाई, हमें तो पढ़ने को मिल रहा है, अगर वो सवाल आता तो आपसे नहीं होता। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जीके में भी अगर कोई गलत कर दिया सवाल तो भी आपको पूरी थ्योरी उसने दे रखी है 8-10 लाइन की, मान लीजिए टेक्स्ट बुक या प्रेप कोई भी ऐप के अंदर एनालिसिस देख रहे हो तो पूरी थ्योरी आप नहीं लिख के उसमें से रेलेवेंट थ्योरी भी लिखते जाओ। और लिखना मस्ट है। मैं नोटबुक कहाँ गई यार, मैं वीडियो बनाने से पहले बता था कि सोचा था कि आपको बताऊंगा मैं कैसे लिख रहा था, किसी और वीडियो में बताऊंगा, है ना, या शॉर्ट्स में बता दूंगा मैं कैसे लिख देता हूँ जब मुझे कोई चीज मॉक में नहीं आती है तो उसको किस तरह से लिखता हूँ वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और अब इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूं, जिस एग्जाम में इंग्लिश भी रहती है। तो इंग्लिश वाले सुन ले ध्यान से कान खोल के कि आपको कोई नया वर्ड मिला है तो पक्का लिखना है, कोई नया रूल मिला है या पढ़ा हुआ रूल बार बार गलत हो रहा है तो पक्का लिखना है, नोट करना ही करना है। यानी वोकेब का कोई भी क्वेश्चन है और ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन है, वहां पे तो अगर वो नया है तभी आपको नहीं आया है, या ग्रामर में आप उसको सही से पिक नहीं कर पाए क्योंकि चीजें आपको उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, याद नहीं आया। अब जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, अब आपको क्लोज टेस्ट में देखना है कि वो जो पर्टिकुलर वहां पे आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आया था, या आपको वहां पे भी ग्रामर का कोई मिस्टेक आपने करी, या फिर आपने ये दोनों मिस्टेक करी तो पीछे वाला सेम सॉल्यूशन है, बट अगर आपने यहां पे आप सेंटेंस ही नहीं समझ पाए, आप सेंटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं समझ पाए, वो कहना क्या चाह रहा है ये बात ही आपको समझ नहीं आई। ऐसे ही पैसेज में वो सवाल पूछ रहा है, वो सॉल्यूशन एग्जैक्ट कहां से मिलेगा, 2-3 सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन ही सही से समझ नहीं आ रहा है। मींस ऐसे ही कैसे आएगा? ऐसे तेलुगु में मैं यहाँ रहता हूँ, तेलुगु का सेंटेंस बोल दूंगा तो कैसे आएगा? सिर्फ लैंग्वेज जानने से तो नहीं आएगा। उसके लिए डेली आपको 15-20 मिनट निकाल के इंग्लिश की स्टडी करनी पड़ेगी अच्छे से। कोई भी एडिटोरियल कह दो, बेसिक न्यूज कह दो, उसको रीड करना पड़ेगा, रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो लेकिन आपको उसको भी अच्छे से देख लेना मेरे कमियां कहां हो रही है। मैं मॉक के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें भी बताते चल रहा हूं, बात क्लियर हो रही है? तो ये एक बेसिक तरीका है एनालिसिस का। आसान भाषा में कहूं तो जितना वक्त आपको मॉक देने में लगता है किसी एग्जाम के लिए, उतना ही वक्त उसके एनालिसिस में भी लगना चाहिए।
यानी हर एक सही और गलत सवाल को आपको अच्छे से देखना है, ज्यादा ही टाइम लगाओ, कम मत लगाओ। ऐसा नहीं कि मॉक दिया, लैपटॉप बंद किया, रख दिया, या फोन बंद किया, चला गया। 1 घंटे तक फोन को फ्लाइट मोड पे रखा है, अब तो ऑन करूं, ऐसा नहीं। 1 घंटे और रखो फ्लाइट मोड, अच्छे से एनालिसिस करो। कितने मॉक लगाने चाहिए एक वीक में? एक अगर इनिशियल स्टेज पे हो तो 3 मॉक कम से कम लगाओ। आज मॉक लगाओ, उसकी क्रूशियल चीजें जो, जैसे रीजनिंग में आपको लॉजिक, बस आप लॉजिक के पास थे बट लॉजिक मिला नहीं, कुछ आप बेसिक फिगर काउंटिंग का फॉर्मूला भूल गए, कुछ बेसिक चीजें होती ना, वो उसी टाइम मॉक देते ही हाथों हाथ देख लो। कोई वर्ड आपके बस जुबान पे आ रहा था बट आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो अब उसको देख लो, याद हो जाएगा। कुछ चीजें इंस्टेंट देख लो। बाकी अगर आपको लगता है कि अब आपने एक बार मूक लगा दिया है, आप आज का शेड्यूल पूरा, जो अभी आपका शेड्यूल है वो पूरा कर रहे हो, तो कल इसका सही से उस 1 घंटे में एनालिसिस लिखो, 1-1.5 घंटा जो भी आपका टाइम है। ऐसे ऑल्टरनेट डे पे मूक लगाया, बेसिक चीजें तो देख ली कि क्या क्या गलती कर रहा था, बाकी चीजें मैंने कल लिखी, तो मैं देखूंगा कि 6 दिन में मेरा 3 मूक अच्छे से हो जाएगा। एक दिन में उन सभी जो चीजें लिखी उनको रिवाइज कर लूंगा, हाँ या ना? तो इनिशियल स्टेज पे 3 मूक तो बच्चे को लगाना चाहिए, फिर खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि अब आप एनालिसिस में उतना टाइम नहीं ले रहे। आप 1.5 घंटा तो नहीं ले रहे 1 घंटे के मूक में एनालिसिस का, है ना? या 1.5 घंटे के मूक के लिए 2 घंटे तो नहीं ले रहे, आप तो 30 मिनट में एनालिसिस कर पा रहे हो, क्योंकि आपने चीजें ज्यादा जब देखी है कि वही चीजें रिपीट हो रही है, तब खुद ही आप 3 से 4-5 मूक लगाने लगोगे। हाँ, आप अगर 6 मूक लगाने लगते हो वीक में, वो टाइम होता है जब एग्जाम से 1 महीने पहले आपको कम से कम एक वीक में 6 मूक लगाने चाहिए, यानी 30 दिन में अप्रोक्स 24-25 मूक लगाने चाहिए विद एनालिसिस। करीब करीब अगर 3 महीने से 4 महीने आपके किसी एग्जाम के लिए रहे, तो मेरा मानना यह है कि आप लगभग 50 मूक तो कम से कम लगा दो। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने में आप 15-20 के आसपास लगाओ, लेकिन अगले एक ही महीने में 30 लगाओ। ये कंप्लीट मॉक के बारे में बातें हैं। क्लियर है बातें? कुछ चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना बोलो। जितने भी आपके डाउट हैं कमेंट करके पूछ लो। उम्मीद है मैंने एक कोशिश करी है मॉक टेस्ट के बारे में ज्यादातर चीजें कवर करने की। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करो, मैं शॉर्ट्स के जरिए या फिर किसी वीडियो के जरिए हर एक चीज आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे दोस्त, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।